अस्सलामुअलैकुम ऑल। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पहले वाली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ना वो है यूआईटी लाहौर एंड सब कैंपसेस मेरिट कंपैरिजन 2019। वैसे मैंने इसके बारे में कल बता दिया, अनाउंसमेंट की थी, बताया हुआ था आप लोगों को। तो एक और चीज़, पहले तो सॉरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। मैंने वैसे कहा था कि शाम तक आ जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा लेट जा रहा है। एक तो लाइट का इशू रहा, दूसरा मेरी थोड़ा हेल्थ का मसला था, तो इस वजह से तो उसके लिए अपोलॉजीज़। और इसी वजह से एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट भी कंपाइल नहीं हो सकी। लेकिन हम आज कंपैरिजन देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। इंशाल्लाह कल तक मेरिट एक्सपेक्टेड वाले पे भी काम शुरू हो जाएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को प्रॉपर वे में। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 2019, क्योंकि 19 का मैं इसीलिए हवाला दे रहा हूँ यहाँ पे, इसी 19 पे बात कर रहे हैं कि 19 में वो पॉलिसी थी जो 2021 में पॉलिसी अब चलने वाली है। जो लास्ट ईयर थी ना पॉलिसी, वो थोड़ी डिफरेंट थी। उसमें मैट्रिक के 25% मार्क्स कंसिडर किए गए थे, तो इसलिए 19 पे बात करेंगे। 2019 जो है ना, कह सकते हैं कि ये शायद वर्स्ट ईयर था ई कैट के हवाले से। यानी इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स कम आए थे बच्चों के, और इस वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा गिरा था। यानी कि अनएक्सपेक्टेडली इतना मेरिट गिरा था कि हम सीनियर्स भी बड़े हैरान हुए थे कि ये हो क्या गया अचानक। इसकी कई वजूहात थी। एक, ई कैट में मार्क्स काफ़ी कम आए थे। दूसरी, लोगों ने नर्स्ट को प्रेफर करना शुरू किया हुआ था, क्योंकि सडनली जो है ना यूआईटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से लोगों ने कहा कि अगर इतनी फ़ीस यहाँ पे देने तो हम नर्स्ट में जाएं। नर्स्ट की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो एक फार मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू यूआईटी। इन तीनों के ना अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, नर्स्ट, प्यास और जो यू है ना यूआईटी। इन तीनों के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वीक पॉइंट्स हैं, तो उन पे भी हम बात करेंगे। वैसे उस पर भी मैंने एक वीडियो बनानी है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं कल परसों में बना कर देता हूँ, वरना मेरा इरादा है कि वो बाद में अब डिस्कशन करेंगे, ताकि वो इस सेशन में जो हैं बच्चे वो तो चले गए हैं ना, क्योंकि नेक्स्ट की एडमिशन तो अब ख़त्म, अब यूईटी आखिरी चांस है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो बैच है उसके लिए डिस्कशन, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो आप बता दें, उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बात करते हैं। यूईटी के जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में था 76.86 था मेरिट, और फाइनल में 76। तो हम देख सकते हैं मेरिट बिल्कुल नहीं गिरा था। 2019 में मैकेनिकल का मेरिट 0.2 का चेंज आया तकरीबन सिर्फ, यानी कि बहुत ही माइनर चेंज। इसके बरक्स के कैंपस में 2 पॉइंट गिरे थे, तकरीबन 2% तक गिरा था। रचना कैंपस में 5% तक, तकरीबन 5% तक गिरा था, और नारोवाल कैंपस में 4% तक। तो एक चीज़ मैं बता दूं, यूईटी की जो मैकेनिकल है वो टॉप इस वक्त कंसिडर हो रही है। एक टाइम था जब इलेक्ट्रिकल पीक पे होती थी, टॉप पे होती थी, लेकिन इस वक्त मैकेनिकल यूईटी की बेस्ट कंसिडर होती है। ये वैसे जो कंपैरिजन है, मेरा एक और वीडियो टॉपिक है उसमें है, जैसे मैंने अभी बताया, टॉप 10 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये मेरा उस टॉपिक में आएंगी वीडियो, उस पर अभी वीडियो बनानी है मैंने। तो उसमें मैं बताऊँगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस फील्ड में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, किस फील्ड में उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग फुट है। तो उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। तो इसी साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख लेते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 75 था, और फाइनल में 74, तकरीबन 0.7 तक मेरिट, 0.78 ना इनका गिरा, फॉल हुआ है। के कैंपस में तकरीबन 3% तक था, एफएसडी कैंपस में तकरीबन 6% तक गिरा है, नारोवाल कैंपस में तकरीबन 9% तक गिरा हुआ है, सॉरी 11% तक गिरा हुआ है। रचना कैंपस में तकरीबन 8% तक। अब अगर मुझसे पर्सनल ओपिनियन कोई ले, मैं किसी को ना डिग्रेड नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, मैं कभी भी इलेक्ट्रिकल को प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आपका इंटरेस्ट है, शौक़ है, डेफ़िनेटली आप इलेक्ट्रिकल में जाएँ, क्योंकि बात होती है सारे इंटरेस्ट की। अगर मुझसे पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं आपको भाइयों वाला जो मशवरा दूँगा, डोंट ऑप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट ऑल। उसकी वजह भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है पाकिस्तान की तकरीबन हर थक्कड़ यूनिवर्सिटी करवा रही है। यानी कि थक्कड़ से मुराद ये है नहीं कि यूनिवर्सिटी फजूल, मतलब कि जो नई यूनिवर्सिटी बनती है ना वो भी शुरू करवा देती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लिए आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा मेजर नहीं चाहिए होती, आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसके बरक्स सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट करवाना किसी यूनिवर्सिटी में, मैकेनिकल स्टार्ट करवाना बहुत मुश्किल है।
मैकेनिकल तो ऐसे समझ लें कि जैसे नामुमकिन सा काम है ना, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको यूनिवर्सल लेथ मशीन मंगवानी पड़ती है, आपको सीएनसी मशीन्स मंगवानी पड़ती हैं, उसमें बहुत पैसा लग जाता है। तो मैकेनिकल रेयर है, सिविल इंजीनियरिंग रेयर है। इवन जो सिविल इंजीनियरिंग का यूईटी लाहौर में है ना इक्विपमेंट इस वक्त, वो शायद पाकिस्तान की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसी हिसाब से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कभी प्रेफर नहीं करता। इवन मेरे जितने भी पास में स्टूडेंट्स रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 ईयर्स से हूँ इस फील्ड में, काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, गाइडेंस भी दे रहा हूँ, उसके अलावा तैयारी भी करवा रहा हूँ बच्चों की कैट की। तो मैं जो मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ, डोंट गो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट ऑल। अगर आपका इंटरेस्ट है फिर आप कुछ ना कुछ कर जाएंगे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ना ऑप्ट करें, क्योंकि आपको ये भी पता है कि सिफारिश तबका पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो इलेक्ट्रिकल में आम तौर पे चले जाते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से भी करते हैं, उनके पेरेंट्स के बहुत मतलब कि रसूब होते हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं, तो जिसकी बेस पे वो नौकरी अपने बच्चों को करवा लेते हैं। तो जो एक डिज़र्विंग स्टूडेंट होते हैं ना, वो मारा जाता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल में फिर आम तौर पे ये होता है बच्चों को आगे एमएस और फिर पीएचडी की तरफ जाके फिर वो एजुकेशन फील्ड में ही आ जाते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस है, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाह रहा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद है केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत अच्छी फील्ड है, जाना चाहिए। अगर आपका मेरिट बनता है तो जाएँ। 2019 में इसका जो ओपनिंग मेरिट था 73 पॉइंट। ओपनिंग मेरिट से मुराद यहाँ पे ये भी नहीं है कि पहली लिस्ट में पहले बच्चे का ये था, ये पहली लिस्ट में आखिरी बच्चे का जो एडमिशन हुआ था उसका ये एग्रीगेट था। इस तरह फाइनल मेरिट लिस्ट में जो था 71.9 तक गया, तो तकरीबन 1.4 तक मेरिट फॉल हुआ था। केएस के कैंपस में तकरीबन 3% तक का आया, गैप आया है। इसी तरह एफएसडी कैंपस में तकरीबन 5% तक का। अब केमिकल इंजीनियरिंग सिर्फ इन 3 कैंपसेस में है, लाहौर में है, केएसके में है, एफएसडी में है। मैंने आपको बताया था, देखें आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरे 5 कैंपसेस में है, हर कैंपस में एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन बाकी जो फील्ड्स होंगी ना, वो रेयरली होगा कि कोई फील्ड ऐसी हो जो 5 के 5 कैंपसेस में मौजूद हो, वरना 1 में होगी, 2 में होगी, 3 में होगी, 4 में होगी। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ये एक वर्सटाइल फील्ड है। इवन मेरी भी यही फील्ड थी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी फील्ड है तो वर्सटाइल फील्ड है। इसमें ये है कि आप इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं कि आप डिफरेंट डोमेन्स की जॉब को बड़े आराम से कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। इसमें आपके सब्जेक्ट्स होते हैं मैकेनिकल से रिलेटेड भी होते हैं, आपके सब्जेक्ट्स जो होते हैं मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी होते हैं, कुछ हद तक पॉलीमर से रिलेटेड भी होते हैं, कुछ हद तक मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग से भी होते हैं। तो ये समझ लें एक मिक्सचर सी फील्ड है ये। अगर आप इसमें अच्छे से मतलब कि पढ़ लें, आपकी अच्छी हो जाए, स्किल्स बन जाएं, तो ये ऐसी फील्ड है, आपको जहाँ दिल करे आप जॉब ले सकते हैं इसके साथ। लाहौर कैंपस में है और ये सिर्फ रचना और लाहौर कैंपस में है इस वक्त। रचना कैंपस में इसका मेरिट जो गया तकरीबन 15% तक का गैप है, और जो मेन कैंपस में स्टार्ट हुआ था 71 और जो एंड हुआ था 68 पे। मेरे टाइम में ये 75 पे तकरीबन क्लोज़ हुई थी। तो मैंने जैसे कि बताया कि 2019 में मेरिट बहुत ज़्यादा गिरा है, बहुत ज़्यादा मेरिट गिरा है। सिविल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। लाहौर मेन कैंपस का जो इसका मेरिट था 75 और फाइनल जो हुआ था 74 तक। नारोवाल कैंपस में 69 और फाइनल जो हुआ था 66। तकरीबन 3% का गैप नारोवाल कैंपस में आया और तकरीबन 1% का गैप मेन कैंपस में आया। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपका एडमिशन होता है, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो बग़ैर किसी खौफ के एंटर हो जाएँ। मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग, इसे ये भी कह सकते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग मानी जाती है। इसमें रोबोटिक्स का काम आ जाता है, इसमें सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं आपके लिए अगर आपका उनमें इंटरेस्ट ना हो, और बहुत आसान हो सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो। ये भी सिर्फ 2 ही इस वक्त कैंपसेस करवा रहे हैं, लाहौर मेन कैंपस में है और फैसलाबाद कैंपस में। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर लाहौर कैंपस इंस्टेड ऑफ फैसलाबाद कैंपस, अगर होता है तो। कंप्यूटर साइंस, अब ये भी तकरीबन 4 कैंपसेस में, फैसलाबाद में अभी तक नहीं है, लाहौर मेन कैंपस में भी है, केएसके कैंपस में भी है, रचना में भी है और नारोवाल में भी है।
लाहौर का जो मेरिट गैप रहा है 72 से स्टार्ट हुआ था, 70 पे क्लोज़ हुआ है। केएसके कैंपस में 69 से स्टार्ट हुआ है, 65 पे क्लोज़ हुआ है। रचना कैंपस में 66 से स्टार्ट हुआ था, समझ लें 67 से स्टार्ट हुआ था और 57 पे क्लोज़ हुआ है। तकरीबन यहाँ पे 10% तक का आ गया मार्जिन, चेंज आ गया, रिड्यूस हुआ है। नारोवाल कैंपस में 66 से स्टार्ट हुआ था, 55 पे क्लोज़ हुआ था। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग न्यू इंजीनियरिंग है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से मतलब स्प्रेड कर रही है। यूईटी में ये अभी शायद 4-5 साल ही हुए हैं ये इसे इंट्रोड्यूस करवाए हुए। केएसके कैंपस में है, नारोवाल कैंपस में है। इसमें ज़्यादातर अब मेडिकल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं और मेडिकल के स्टूडेंट्स ही जाते हैं। मेरे ख्याल से शायद अब ये दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ख़त्म ही कर देगा या उन्हें भी इजाज़त है इसमें अप्लाई करने की। और इसका मेरिट 2009 में स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा था। अभी आप देख भी सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इसका जो एग्रीगेट था 80% था, यानी मैकेनिकल से भी ऊपर था। उसकी वजह ये थी कि बायो के स्टूडेंट्स थे, तो बायो के स्टूडेंट्स का आपको पता ही है मार्क्स उनके किस तरह होते हैं। इवन एफएससी में और उन्होंने ये कैट में भी अपने पोर्शन के लिहाज से अच्छे मार्क्स लिए थे, इस वजह से इसका मेरिट काफ़ी हाई था। इवन रचना कैंपस में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हाई है। यहाँ पे वैसे नीचे रचना फाइनल मेरिट लिस्ट में एरर है थोड़ा, 71.384 था, पॉइंट आगे चला गया तो ये 713 नहीं जी, 713% नहीं है, 71 है वैसे ये। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्टेस्ट इंजीनियरिंग फैसलाबाद में इसकी बहुत डिमांड है। फैसलाबाद को जैसे कि मैनचेस्टर भी कहते हैं पाकिस्तान का। इसमें अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं स्कॉलरशिप की। इंडीड तकरीबन ऐसे हो जाता है कि इनके सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट है, देन गो फॉर इट। और आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्कॉलरशिप बड़े आराम से मिल जाएगी और आपकी डिग्री भी अच्छे से होगी और नौकरी भी समझ लें कैसे 100% श्योरिटी है। जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग सिर्फ यूईटी का एक ही कैंपस करवाता है, मेन कैंपस 68 उसका स्टार्टिंग में था मेरिट 2019 में, और फाइनल मेरिट लिस्ट में 63, तकरीबन 5% तक डिक्रीज़ हुआ था। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 70 से स्टार्ट हुई थी, 66 पे एंड हुई थी ये 2019 में। ये भी सिर्फ मेन कैंपस में है। माइनिंग इंजीनियरिंग भी सिर्फ मेन कैंपस में है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 69 था इसका मेरिट और फाइनल मेरिट लिस्ट में 65। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इसका जो मेरिट था 70% था और फाइनल में 65। पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है ये। अगर आप बाहर जॉब करना चाहते हैं, यानी कि मिडल ईस्ट में जॉब करना चाहते हैं, तो आराम से इस फील्ड में एंटर हो जाएं। डेफिनेटली ये आपको किसी न किसी अच्छी जगह पे लेके जाएगी। ये ऐसी फील्ड है और इसमें जो है पे भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि इस दूसरा ये है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ नहीं करवा रही। इवन लाहौर का भी यूईटी का भी सिर्फ मेन कैंपस ही करवा रहा है, तो इसके बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट्स होते हैं। देखिए ना, इसमें भी ना जो इंजीनियरिंग में है ये कॉन्सेप्ट लगता है सप्लाई एंड डिमांड। देखें, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए और डिमांड हो कम, तो वो फील्ड समझ लें फ्लॉप है। अगर एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो उसकी ना आपकी अपनी एक मन मर्ज़ी वाला काम है। इस वक्त आपने देखा होगा कि कहते हैं कि इंजीनियर बेरोज़गार, ये बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनती हैं इस पे, बहुत एक कॉमन सा ही हो गया डायलॉग ये कि इंजीनियर बेरोज़गार। इंजीनियर एक ऑलराउंडर होता है, वो जो चाहे कर सकता है, वो जिस फील्ड में एंटर होना चाहे हो सकता है। ये चीज़ माइंड में रखिए। एक इंजीनियर जिस फेजेस से गुजरता है ना, वो एक ऐसे पॉलिश होकर निकलता है कि वो किसी भी फील्ड में डोमिनेट कर सकता है। इवन उस फील्ड में जो मौजूद हैं उनसे लोग उनमें उस फील्ड में मौजूद लोगों से भी उन्हें ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग, यस, इस वक्त पाकिस्तान में प्रोड्यूस इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही है। इस वक्त इंजीनियर्स ऐसे ऐसे इवन बिजनेसेस स्टार्ट कर चुके हैं, ऐसे बिज़नेस चला रहे हैं। मेरे कुछ क्लास फेलोज़ भी चला रहे हैं, मेरे सीनियर्स भी चलाते रहे हैं, मेरे जूनियर्स भी, जो जूनियर्स मेरे बाद में आए थे उन्होंने भी कुछ ना कुछ वेंचर्स अपने ऐसे स्टार्ट किए हुए हैं। तो इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ माइंड में रखें। इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसकी नीयत होनी चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये मिक्सचर है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और समझ लें मैकाट्रॉनिक्स से मिलती जुलती काफ़ी फील्ड है ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है। इसका फर्स्ट मेरिट में जो एग्रीगेट बना था 75 था, अच्छा खासा था। इसकी भी एक टाइम था बहुत डिमांड होती थी। यूईटी में डिमांड से मुराद कि इसका मेरिट बहुत हाई होता था। मेरिट के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, वैसे मार्केट लिहाज से नहीं कह रहा। और इसका जो फाइनल मेरिट बना था 73.7, तकरीबन 1.3% तक ड्रॉप हुआ था ये, 1.6% तक, सॉरी। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग
इस ये भी बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं और इसकी भी अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ये भी एक वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्ड है प्लानर्स की। इसका जो फर्स्ट मेरिट में था एग्रीगेट 70.8% था और फाइनल में 68.6%, तो ये भी तकरीबन 1.4 तक ड्रॉप 2.2 तक ड्रॉप हुआ था। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बहुत अच्छी फ़ील्ड है, बहुत अच्छी फ़ील्ड है। ऐसी फ़ील्ड है जिसमें आप समझ लें कि घर पे बैठे भी कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में फ्रीलांसर्स बनना चाहते हैं तो शायद ये फ़ील्ड आपको कहीं न कहीं किसी न किसी लिहाज से शायद हेल्प करे। मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा, लेकिन मैं शायद कह रहा हूँ। फर्स्ट मेरिट में इसका एग्रीगेट 69% था और फाइनल तक 66% हो गया था। पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 69%, फाइनल मेरिट लिस्ट में 65%। ये भी बहुत अच्छी इंजीनियरिंग है और तकरीबन हर कंट्री में ही मशहूर है। वो इवन के हर जगह पे ही इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, वैसे मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियर्स लिखते हैं यहाँ पे, उसके लिए थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है ये। तो इसका मैं वैसे कोई डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ ये बता देना काफ़ी है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने भी यही फील्ड ज्वाइन की थी। मेरे ख्याल से इस फील्ड के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पिछले 2-3 साल से ही ये इंट्रोड्यूस हुई है, न्यू है, ग्रूम कर रही है अभी, लेकिन इसका भी एग्रीगेट अच्छा खासा था। यहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़े करेक्शन एरर है, यहाँ पे एरर है फर्स्ट और लास्ट मेरिट का, ये वैसे स्किप कर दें, इसे ना देखें। आर्किटेक्चर बहुत अच्छी फील्ड है। इसका फर्स्ट में मेरिट जो था 71.9 था और एंड तक 70 पॉइंट गया, तो 1.4 तक ड्रॉप इसमें भी देखा गया। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग पिछले कुछ सालों से ये फील्ड बहुत टॉप पे जा रही है। तो इसका फर्स्ट में मेरिट था 73.3% और फाइनल में 72%, यानी 1.2% तक ड्रॉप सिर्फ देखा गया। अच्छा जी, अब ये सामने आपके आ गया है पिछले चंद सालों के जो मेरिट हैं। अब यहाँ पे देखें गौर से, मैं सेकंड से शुरू कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2011 में देखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे टॉप पे है। 12 में टॉप पे है, 13 में टॉप पे है, 14 में टॉप पे है, 15 में तकरीबन मैकेनिकल से थोड़ा नीचे आई और बाद में इसका एक कहते हैं ना डाउनफॉल शुरू हो गया। अब ये मैकेनिकल से नीचे रहती है, इवन बाज़ दफ़ा किसी और फील्ड से भी नीचे आ जाते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग से। तो ये एक टाइम था जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉप पे थी। अब वो चीज़ नहीं रह गई, अब वो बात नहीं रह गई। जैसे वो पंजाबी में है ना, हुण वो गल्लां नहीं रह गईयां, ये उस लिहाज से समझ लें। मैकेनिकल का देखें पिछले कुछ सालों में 11 में कम था मेरिट। अच्छा, इससे देखने से पहले मैं आपको परसेंटेजेस बता देता हूँ। जो 2011 में ई कैट की परसेंटेज थी वो थी, एवरेज मार्क्स थे 96 से, 2012 में 118 थे। आपको इससे पता चल रहा होगा मेरिट कंपैरिजन में देखें, 2011 में मैकेनिकल 75 पे है तो 12 में 80 पे है। मेरिट गैप देख रहे हैं, एवरेज गैप देख रहे हैं, 96 से 118 गया। 12 से 13 में मेरिट फिर बढ़ा है, एवरेज 107। एवरेज थोड़ी कम हुई लेकिन मेरिट बढ़ा है। अब मेरिट सिर्फ ई कैट से नहीं बढ़ता, एफएससी के रिज़ल्ट से भी बढ़ता है। अगर आपका एफएससी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया उस साल में तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस होते हैं। 14 में मेरिट दोबारा थोड़ा ड्रॉप हुआ है, लेकिन परसेंटेज जो थी तकरीबन सेम ही थी, 107.5। अब इसका क्या मतलब है, एफएससी में एक ड्रॉप आया होगा। 2015 में ई कैट की जो एवरेज थी वो थी 96, यानी जो 2011 में थी। तो मेरिट फिर भी देखें थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि एफएससी का स्कोर जो था वो उस साल में डोमिनेटिंग रहा होगा। बाकी फील्ड्स का देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन मैकेनिकल मैंने बताया ना, मैकेनिकल इस वक्त टॉप पे जा रही है, तो मैकेनिकल डेफिनेटली डिफरेंट ही जोन में है। उसके बाद देख लें 2017 में 81 थी एवरेज, मेरिट काफ़ी ड्रॉप हुआ था। 2018 में 99 थी, मेरिट तब भी ड्रॉप हुआ था। 2019 में एवरेज 95 थी ई कैट की, और सबसे ज़्यादा ड्रॉप उसी साल देखा गया था मेरिट में, सबसे ज़्यादा। और कहते हैं ना कि वर्स्ट बैच जो आए थे वो 2019 में ही आए थे। 2020 में एवरेज इससे भी बुरी थी, 75 एवरेज आई है ई कैट की, लेकिन जैसे कि वो प्रमोट किया गया, उसके अलावा मैट्रिक के मार्क्स कंसिडर किए गए, तो इस वजह से जो मेरिट था उनका एग्रीगेट था वो हाई रहा, और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरिट ड्रॉप नहीं हुआ। एवरेज बहुत कम हुई है लेकिन मेरिट ड्रॉप नहीं हुआ। अब इस साल की बात करते हैं 2021 की। तो 2021 में देखें क्या हो सकता है कि जो ई कैट है वो तो वर्स्ट हुआ है, बहुत गंदा हुआ है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप उसमें देखा गया है। लेकिन उसमें अब क्या चीज़ हो सकती है जो कि प्लस पॉइंट में आ सके, उसमें प्लस पॉइंट ये हो सकता है एफएससी के मार्क्स। एफएससी का जो रिज़ल्ट अभी तक आया है, जैसे कि आज फेडरल बोर्ड का भी आ गया है,
पोजीशंस वालों की ना लाइनें लगी हुई हैं। पता नहीं गवर्नमेंट ने कौन सा फार्मूला बनाया हुआ है कि हर बच्चे को पोजीशन मिल रही है इस दफ़ा। तो इस वजह से शायद एक्सपेक्टेड है कि यूईटी का मेरिट थोड़ा बढ़े। मैं 19 के कंपैरिजन में कह रहा हूँ। हो सकता है कि 2020 के लिहाज से कम ही हो, 19 के लिहाज से बढ़ेगा, 2020 के लिहाज से शायद कम हो। ये तो अभी डिपेंड करता है कि वो रिज़ल्ट कैसे आएगा। मैं एक एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट कल करूँगा तैयार, कोशिश करूँगा कि वो बन जाए, तो आपको उससे आइडिया हो जाए थोड़ा। अगर नहीं भी होता आइडिया, तो मेरा सिंपल सा यही हर बात पे मशवरा है, आप प्रेफ़रेंस में ना अपनी हर जो फ़ेवरेट फ़ील्ड है, हर कैंपस में अगर आप जाना कबूल करते हैं फ़ेवरेट फ़ील्ड में, तो हर कैंपस में डाल दें, जितनी दिल करे प्रेफ़रेंसेस दे दें। फिर जहाँ पे आपका एडमिशन उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, अगर आप हायर में चले गए, लोअर में जाना चाहें, लेकिन उसकी शर्त ये भी है कि वहाँ पे सीट मौजूद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी प्रेफ़रेंस लिस्ट सेट करते हुए। अब प्रेफ़रेंस लिस्ट सेटिंग के बारे में अभी पूछ रहे थे बच्चे कुछ, तो मैं इसमें इस वीडियो में वो छोटा-सा एक स्टेप ऐड कर रहा हूँ। तो प्रेफ़रेंस लिस्ट ऐसे सेट होगी, आपके पास वहाँ पे 3 ब्लॉक्स बने हुए होंगे, एक डिसिप्लिन का, कैटेगरी का, कैंपस का। तो आपने पहले डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। जैसे जिस एक चीज़ याद रखनी है वहाँ पे, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी देखनी है कि आप कौन सी फ़ील्ड सेलेक्ट करें। तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है, कैटेगरी ओपन A1 है तो A1 कर दें, आप A2 में करना चाहते हैं A2 कर दें। और इस हिसाब से कैंपस जिसमें करना चाह रहे हैं, कैंपस में अगर मैं मेन कैंपस में जाना चाह रहा हूँ, लाहौर कैंपस में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं मेन कैंपस सेलेक्ट कर दूँगा। सेकंड, इस तरह मैं अगर अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को रखना चाहता हूँ, यानी कि अगर मेरा मैकेनिकल में एग्रीगेट नहीं बनता और मैं चाहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चला जाऊँ और मेन कैंपस में ही जाना चाहता हूँ और ओपन कैटेगरी में, तो मैंने उन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह थर्ड पे मैं दोबारा मैकेनिकल ही रखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ केएस के कैंपस में भी अगर होता है तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा। तो मैंने उसे भी ओपन कैटेगरी में केएस के कैंपस रख दिया। अब फोर्थ पे मैंने रख दिया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे टॉप 3 में नहीं भी होता तो फोर्थ में एटलीस्ट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में फैसलाबाद कैंपस में हो जाए, मैं वहाँ पे भी चला जाऊँगा, मुझे उसमें कोई इशू नहीं होगा। फिफ्थ पे मैंने रख दिया अपनी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग। अब मैं इसे ओवरसीज़ एस कैटेगरी, मैंने एक और कैटेगरी इसलिए रखी है कि आपको कैटेगरीज़ का भी थोड़ा सा तो अंदाज़ा हो जाए। तो मैं कहता हूँ मैं ओवरसीज़ कैटेगरीज़ में जाना चाहता हूँ, मेन कैंपस में अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। इस तरह 6 पे मैंने रख दिया फिर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इसका मतलब है कि मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फेवरेट है, मैं चाहता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, भले किसी भी कैंपस में हो जाए, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। तो मैंने नारोवाल कैंपस में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन डाल दिया। 7th पे मैंने कंप्यूटर साइंस डाल दी है, ओपन में लाहौर कैंपस में हो जाए अच्छी बात है। इसके अलावा 8 पे भी मैंने कंप्यूटर साइंस डाल दी है कि चलो लाहौर में ना भी हो, मेन कैंपस में ना भी हो तो रचना में हो जाए। और 9th पे मैंने डाल दिया सिविल इंजीनियरिंग कि चलो जी ऊपर वाली किसी भी फील्ड में नहीं होता तो कम से कम नारोवाल में मेरा सिविल में तो हो ही जाए। इस हिसाब से आप लोगों ने भी प्रेफरेंस सेट करनी है, जो आपकी सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी हो उसे आप ऊपर ही रखें, जिसमें आप सबसे ज़्यादा जाने की ख्वाहिशमंद है। यहाँ पे वैसे एक जगह पे लाहौर कैंपस लिख दिया, लाहौर कैंपस और मेन कैंपस एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लाहौर कैंपस और मेन कैंपस एक ही चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रेफरेंस लिस्ट सेट कैसे करनी है। तो प्रेफरेंस लिस्ट जैसे सेट करनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा प्रीवियस मेरिट का भी। अच्छा जी, इसके अलावा अब आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई और क्वेश्चन पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपके साथ सेट करवाऊँ तो उसका सॉल्यूशन वो भी कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। अगर कोई मेरे डिस्ट्रिक्ट से है तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मैं ज़िला रहीम यार ख़ान से हूँ। और अगर वैसे करना चाहता है तो वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप वीडियो कॉल मोबाइल पे करके, साथ सामने लैपटॉप है तो उस पे करके, या मुझे अपने क्रेडेंशियल्स बता के साथ उस पे भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली प्रेफरेंस लिस्ट सेट। कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं। मैंने पिछले कई सालों में कई बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट खुद बना के भी दी हैं, सेट करवाई हैं। वो यूनिवर्सिटी में मेरे पास आते थे, मुझे बता देते थे कि ऐसे-ऐसे है और ये उनके इंटरेस्ट में उनके पूछता था, साथ-साथ बना के मैं दे देता था, प्रिंट मैं करवा के देता था, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने में मैं उनकी हेल्प कर देता था जब तक मैं यूनिवर्सिटी में था। मैं यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ जान-पहचान वाले वहाँ पे अभी भी हैं, तो मैं उनसे कह के भी उनकी हेल्प ले सकता हूँ अगर इन केस आपको हेल्प चाहिए हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे जो इश्यूज़ हैं, मसले हैं, चीज़ें हैं, क्वेश्चंस थे, वो अब तो तकरीबन सारे ही आंसर हो गए हैं। ये अच्छा, लाहौर की भी बात किया, टेक्सला की भी कोशिश करूँगे कि अलग से एक वीडियो बना के उसका भी मेरिट कंपैरिजन कर दें। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसके अलावा अभी भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप
यूज़ कर रहे हैं, पीसी या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो चैनल में जाएंगे तो ऊपर टॉप पे आपको 2 आइकन नज़र आ रहे होंगे, शायद 3 है। वहाँ पे एक होगा फेसबुक का, एक होगा इंस्टा का। तो आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे अकाउंट पे पहुँच जाएंगे। आप वहाँ से भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वहाँ पे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।